नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जॉस हिंदी में। मैं हूं गीत उदय सैनी आपके साथ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में जन केंद्रित परियोजनाओं पर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करते हुए देश के पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि तालिबान ने भी नई दिल्ली के योगदान को एक्सेप्ट किया है, चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो या फिर बायलैटरल डिस्कशन ही क्यों ना हो। अफगानिस्तान की इश्यूज को लेकर भारत प्रमुख भागीदार अब तक रहा है और भारत की ओर से अभी ऑर्गेनाइज्ड किए गए अफगानिस्तान पर अपनी तरह की एक पहली क्षेत्रीय वार्ता में, एक रीजनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए इस वक्त रूस, ईरान और उनके साथ साथ सभी जो 5 मध्य एशियाई देश हैं उनके साथ सुरक्षा अधिकारी आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सबके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो सभी के सभी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए आ पहुंचे हैं। सो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है कि अफगानिस्तान को लेकर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस और मध्य एशिया के जो 5 गणतंत्र हैं उनके सुरक्षा सलाहकारों को भारत में इनवाइट किया ताकि वो सब के सब मिलकर अफगानिस्तान के संकट से निपटने की एक साझा नीति बना सकें। सो इन देशों की ये जो बैठक है वो 10 से 13 नवंबर तक चलनी है, 3 दिन तक ये चलेगी। सो जाहिर सी बात है कि हर जो देश है वो अपने अपने राष्ट्र हित के लिए होते हैं और इसीलिए सब मिलकर कोई एक समान नीति पर सहमत हो जाएं, ये हमेशा से आसान नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान और चीन का रवैया जो इस वक्त हमें नजर आता है इस बैठक को लेकर, वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे ना सिर्फ इस बैठक को लेकर बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर जितने भी इश्यूज उठाए जाते हैं उन सब पर चीन और पाकिस्तान का जो रवैया रहता है वो अब कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लगता है। ऐसे में सवाल कुछ बहुत महत्वपूर्ण उठते हैं जब हम इन NSA लेवल की बैठक की आज हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत की अगुवाई में शुरू हो चुका ये जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है वो क्या एक माइलस्टोन साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। इस बैठक का एक महत्वपूर्ण कहें फेज क्या है, इस बैठक का एक महत्व अपने आप में क्या है, क्योंकि इस बैठक से चीन ने भी किनारा कर लिया है, पाकिस्तान ने भी किनारा कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान का इनकार करना ये पहले से ही पता था कि ऐसा होगा और हुआ भी कुछ ऐसा, बहुत ही अजीबोगरीब तर्क देकर उन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया। चीन ने अभी तक कोई रिएक्शन तो नहीं दिया था, लेकिन इस बैठक के ठीक आयोजित होने से एक दिन पहले चीन का रिएक्शन भी सामने आ गया। सो ऐसे में सवाल ये उठा क्योंकि इस बैठक का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर बहुत दिन पहले से ही बात हो रही है। जब इस बैठक की शुरुआत होने में कुछ वक्त अभी बाकी था, लेकिन NSA अजीत डोभाल के इस इनिशिएटिव की चर्चाएं जो हैं वो लगातार हो रही थी। सो एट द एंड हम ये कहेंगे कि चीन और पाकिस्तान का एक तरफ से इनकार है, लेकिन फिर भी दिल्ली डायलॉग से भारत का अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा मकसद है जो सधेगा, इसका एजेंडा क्या है, आज हम इसी पर बैठक करेंगे। सो आइए करते हैं शुरुआत आतंक के खिलाफ इन 8 देशों के बीच, इन 7 देशों के बीच होने वाली इस बैठक की, जिसमें इस बैठक से आगे क्या कुछ सधने वाला है, इसके एजेंडे के तहत आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, वो भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान क्राइसिस की जो चर्चाएं हैं वो इंटरनेशनल फोरम पर लगातार हो रही हैं और NSA अजीत डोभाल का ये इनिशिएटिव, इस पर आपकी क्या सोच है, आपका क्या ओपिनियन है, आज बात होगी इसी पर। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की।
एनएसए लेवल की ये बैठक जो 7 देशों के बीच में हो रही है, 7 देशों के एनएसएस की बीच में हो रही है। ये विश्व समुदाय के लिए कैसा सिग्नल है? क्या ये कहा जाए कि ये कैसा सिग्नल है कि भारत के दरवाजे क्योंकि हमेशा खुले ही रहते हैं, चाहे वो एक डिप्लोमेटिक चैनल हो या फिर मिलिट्री हो या फिर अपेक्स लेवल की ही कोई डिस्कशन क्यों ना हो। भारत हमेशा से ये चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति हो और इनफैक्ट अभी दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। वहाँ की जो आवाम है वो एक बार फिर से अच्छी जिंदगी जिए, वहाँ पर वो अपने खुशी के कुछ वक्त बिताए। उसने हर चीज़ को दरकिनार रखते हुए पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे सभी देशों को भारत ने न्योता भी दिया है कि एक ऐसे सुलझे हुए तरीके से कैसे बातचीत की जाए और सेंट्रल एशिया में शांति बहाली किस तरीके से स्थापित की जा सके। तो उस संदर्भ में ये जो बैठक है उसके मायने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले कि हम उन सवालों पर भी नजर डालें, यहाँ पर हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो बैठक हो रही है वो कुछ अहम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर एनएसए लेवल की ये जो बैठक हो रही है जिस पर चर्चा की जाएगी 10 तारीख को। एक रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में होने वाली ये जो बैठक है उसमें अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वजह से अभी फिलहाल जो चैलेंजेस आए हैं उससे निपटने के लिए ही क्षेत्रीय सुरक्षा आर्किटेक्चर और अफगानिस्तान की सीमा के अंदर और बाहर फैले जो आतंकवाद है, जो कट्टरतावाद है, जो उग्रवाद है और जो नशीली दवाओं की तस्करी है, उन सब से रिलेटेड इश्यूज पर एक डिटेल्ड डिस्कशन होगी इन सभी एनएसएस के बीच। और इसके साथ ही इस बैठक में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के तालिबान द्वारा संभावित उपयोग पर भी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ईरान के रियल एडमिरल अली शामखानी, रूस के एनएसए निकोलाई पी पात्रुशेव, कजाकिस्तान के करीम मौसिमोव, किर्गिस्तान के मराठ मुकोनोविच इमाकुलोव और ताजिकिस्तान के नसरुल्लो रहमतजोन और तुर्कमेनिस्तान के चारेमिरत मावोव और उज्बेकिस्तान के मखूमदोव शामिल होंगे। कहीं ना कहीं भारत ने ये साफ कहा है कि तालिबान शासन के अधीन अफगानिस्तान को आतंकियों का पनाहगाह बनने नहीं दिया जा सकता है। तालिबान राज में वी हैव सीन के माइनॉरिटीज, विमेन और बच्चों के जो राइट्स हैं उन सब की रक्षा होने की बात लगातार इंटरनेशनल फोरम्स पर हो रही है। लेकिन तालिबानी शासन में अब तक जो देखने को मिला है उससे लगता नहीं है कि वो इनके अधिकारों की, जिनका जिक्र हमने अभी अभी किया है, खासकर महिलाओं का, बच्चों का, इन सबके अधिकारों की जरा भी फिक्र करता हो। तालिबान पर पाकिस्तान की सरकार, सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई का एक जबरदस्त इंपैक्ट है और दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने को बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये इस वार्ता में शामिल हो रहे तमाम देशों में से किसी ने भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अफगानिस्तान की स्थिति पर उन सभी की एक समान चिंता है। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में ये जो बैठक है वो और कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसका जो इंपैक्ट है वो कितना आगे हमें देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की कार्रवाइयों और इरादों के बीच विश्वसनीयता संबंधी कुछ डिफरेंसेस हैं। एक हाई लेवल की वार्ता में क्षेत्र में अफगानिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम से जो तमाम उपजी स्थितियां हैं उन सब की समीक्षा इसी बैठक में की जाएगी और इसी में प्रासंगिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। शांति हो, सुरक्षा हो, स्टेबिलिटी हो, इन सबको बढ़ावा देने में अफगानिस्तान के लोगों का सपोर्ट भी किया जाएगा। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि भारत के पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ और फ्रेंडली रिलेशंस हैं। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान के समक्ष उत्पन्न सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का सलूशन ढूंढने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का पहले आह्वान किया। कहा जा सकता है कि ये बैठक जो है वो उस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट कदम है, लेकिन इस पर आपके व्यूज, आपके ओपिनियन जाना भी उतना ही जरूरी है। आइए उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं जो आज के इस विषय से कनेक्टेड हैं।
सबसे पहला सवाल है कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके का माइलस्टोन साबित हो सकता है? दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग कैन प्रूव टू बी अ माइलस्टोन। व्हाट डू यू थिंक? आपके अपने विचार क्या है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। सवाल ये भी है कि अफगानिस्तान मसले पर भारत ने एनएसए की ये बैठक क्यों बुलाई है? एनएसए अजीत डोभाल के इस इनिशिएटिव, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? सवाल ये भी है कि भारत में रूस सहित अन्य देशों के साथ एनएसए स्तर की ये जो बातचीत है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बिना ये सफल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का इससे किनारा करना माना जा सकता है कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि उसके बहुत खुद के अपने एक कुछ ऐसे कहें कुछ अपनी उसकी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसकी वजह से वो जुड़ा हुआ है किस तरीके से तालिबान के साथ, ये जग जाहिर है। चीन जो हमेशा से ही सपोर्ट करता आया है और हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद चीन का भी जो रवैया रहा है वो भी जग जाहिर रहा है। सो ऐसे में आज जब जब डिफेंस एक्सपर्ट से भी ये सवाल किया जाता है, सो उनका भी चीन और पाकिस्तान के बिना इस बैठक का सफल होना, उन्होंने कहा है वो मानते हैं कि ये सफल होगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो दूर तक जाएगा और ये इम्पैक्ट जल्द देखने को भी मिलेगा। लेकिन आपके विचार हम जरूर जानना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल फोरम पर अफगानिस्तान में जो अभी तक संकट चल रहा है उस पर लगातार बातचीत हो रही है, वहां पर शांति को किस तरीके से स्थापित करना है, स्टेबिलिटी को किस तरीके से लाना है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक ऐसी ही बैठक में चीन का नदारद होना और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी नदारद होना, आपकी नजर में ये जो बैठक है वो कितनी सफल आगे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनएसए लेवल्स की ये जो बैठक हो रही है, एनएसए के बीच में ये जो बैठक हो रही है अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर, काबुल में क्या संदेश जाना चाहिए? या फिर अब ये बैठक जब शुरू हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, सो काबुल तक किस तरीके का संदेश गया होगा? अफगानिस्तान के लोगों तक किस तरीके का संदेश गया होगा, या अफगानिस्तान के लोगों तक किस तरीके का संदेश आगे पहुंचाए जाने की जरूरत है इस बैठक के द्वारा? आपके व्यूज जरूर सुनना चाहेंगे, सो जरूर कॉल कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस विषय से जुड़े तमाम सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आज बात आतंक के खिलाफ उन देशों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 10 से 13 नवंबर तक आयोजित इस बैठक में जो चर्चा की जाएगी अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर होगी, और क्योंकि पाकिस्तान चीन का इस बैठक से नदारद होना और पहले ही मना कर देना, उस संदर्भ में ये बैठक कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अफगानिस्तान पर एनएसए लेवल डायलॉग के मायने आखिर क्या हैं और इससे भारत ने काबुल को क्या संदेश देने की कोशिश की है। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। इन बिटवीन द प्रोग्राम आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने ओपिनियन, आपका जो पर्सपेक्टिव है आज के इस विषय से जुड़ा हुआ, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनः निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई हुई है। उसके अपने वहां पर कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां पर कंप्लीट हुए हैं, चले भी हैं, अभी भी चल रहे हैं। पिछले 2 दशक की यदि बात की जाए तो करीबन माना गया है कि $3 अरब जो हैं खर्च किए जा चुके हैं। सो इस रकम का उपयोग वहां के लोगों के फायदे के लिए कई परियोजनाओं को पूरा करने में भी किया गया है। तालिबान ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली ने अफगानिस्तान में काफी पॉजिटिव भूमिका निभाई है। भारत ने G20 और ब्रिक्स सम्मेलन में भी अफगानिस्तान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा था और अब अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुछ बड़े देश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत में आयोजित हो रहे एनएसए लेवल डायलॉग के लिए दिल्ली आए हैं। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इस आयोजन के असल मायने क्या हैं। रूस, ईरान के अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए दिल्ली आ चुके हैं, जो कि मंगलवार को एनएसए लेवल बातचीत में हिस्सा लेते नजर आए हैं।
एनएसए लेवल डायलॉग जो है वो 2018 और 19 में भी हो चुका है, जब इसका आयोजन ईरान ने किया था। 2020 में भी होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। आयोजित हो रहे एनएसए लेवल डायलॉग की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कर रहे हैं, और भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी इस बैठक में इनवाइट किया था, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी उन दोनों ने इनकार ही किया। चीन ने तो कहा कि वो कार्यक्रम के समय को लेकर तैयारी नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने इसमें भाग लेने से सीधा ही इनकार कर दिया। चीन ने इससे पहले ईरान द्वारा आयोजित एनएसए लेवल की बातचीत में हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में समस्याओं को किसी न किसी रूप में बढ़ाने की कोशिश में तो लगा ही हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार तालिबान के नेताओं के कांटेक्ट में भी है और उनका मार्गदर्शन देती रहती है, जबकि कहा जाता है कि तालिबान का हक्कानी नेटवर्क का धड़ा तो सीधे ही आईएसआई से कनेक्टेड है और वहीं से वो ऑपरेट होता है। पाकिस्तान इसके अलावा अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने की राह में भी अब तक कई रोड़े अटका चुका है। बात दूर दूर से भले ही हो रही है पाकिस्तान की ओर से, लेकिन एक कहें हिडन स्टोरी जो है वो कुछ और ही बयां करती है, और दुनिया ये अच्छे से जानती भी है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में इस वक्त मानवीय आधार पर खाद्य अन्य साजो सामान की आपूर्ति की जाए, और ना सिर्फ ये भारत बल्कि दुनिया के तमाम और देश भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान में भारतीय सामानों को भेजने के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान द्वारा आयोजित एनएसए लेवल की बातचीत में भी हिस्सा नहीं लिया था, और भारत के सहित एनएसए लेवल दिल्ली डायलॉग में हिस्सा ले रहे 7 देश अफगानिस्तान से पैदा होने वाले आतंकी खतरे से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। इन सभी की जो चिंताएं हैं वो अफगानिस्तान में धार्मिक कट्टरता के बढ़ने और उसके पड़ोसी देशों द्वारा पड़ने वाले असर, ड्रग ट्रैफिकिंग, अमेरिका द्वारा भारी मात्रा में छोड़े गए वहां पर हथियार उन पर कब्जे के बाद से तालिबान की बढ़ती ताकत से ही निपटना है। इसके अलावा अफगानिस्तान के अनिश्चित हालातों पर भी जो एक वहां पर अनसर्टेनिटी का माहौल है उस पर भी डिस्कशन होगी। ईरान, रूस और मध्य एशिया के ये जो देश हैं वो तालिबान को वैधता देने के मसले पर भी चर्चा करेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये मानना है यहां पर कि तालिबान को तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती है जब तक वो अपने रवैये में बदलाव बिल्कुल नहीं करता है, और अभी तक वो जो रवैया है, वो जो बदलाव वाला रवैया है, वो नजर नहीं आया है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार जो है वो अभी भी जारी है, और सरकार में उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा महिलाएं जो अब भी वहां पर अपने ग्रुप्स में प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों पर भी तालिबान के शासन में अभी जो कुछ एक खासा सुधार हुआ हो वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर भले ही रूस, ईरान जैसे देश तालिबान के साथ बातचीत में शामिल हुए हैं, वहां पर मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो स्थिति है वो साफ जरूर की है। एनएसए लेवल डायलॉग कोई प्रोटोकॉल पर आधारित डायलॉग नहीं है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल डायलॉग है जिसमें एक आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक मुद्दे पर चर्चा होनी है। जाहिर है कि इस बैठक पर पाकिस्तान और काबुल में तालिबान शासन की जो निगाहें हैं वो जरूर टकटकी लगाए देखी होंगी, जरूर उनकी नजरें इस पर होंगी। बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं, और इससे पहले भी ईरान ने इसी तरीके के प्रारूप में कुछ कहें संवादों की मेजबानी की थी। हालांकि इस बार संवाद में 7 देशों की सबसे अधिक भागीदारी है, और प्रारूप का पालन करते हुए भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी इसमें आमंत्रित किया, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया। हालांकि दोनों ने ही इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि चीन तो ये कहता है कि वो एक बहुपक्षीय और कहें बायलैटरल लेवल्स पर अफगानिस्तान पर भारत के साथ बातचीत के लिए एकदम तैयार है। चीन ने ईरान द्वारा आयोजित पिछली बैठक में हिस्सा लिया
और अभी अधिकारियों को लगता है कि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान की समस्याओं के समाधान का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि सभी मानते हैं कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में समस्याओं का एक असल स्रोत है, एक रियल सोर्स है। ये दुनिया के लिए कोई मिस्ट्री नहीं है कि पाकिस्तान और उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई वर्षों से तालिबान में हक्कानी और आईएसआईएस खुरासान का समर्थन देती रही है। और इसके साथ साथ विद दैट पाकिस्तान अफगानों को मानवीय सहायता के प्रवाह में एक प्रमुख हर्डल के रूप में भी उभर कर सामने आया है। कुल मिलाकर भारत अफगानिस्तान को अति आवश्यक सहायता की आपूर्ति के लिए आज तैयार है, लेकिन पाकिस्तान लगातार मदद पहुंचाने में बाधा खड़ी कर रहा है। इस फॉर्मेट में आयोजित किसी भी बैठक में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ और अब उसने भारत के इनविटेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। दिल्ली डायलॉग में भाग लेने वाले अन्य देशों के साथ भारत अफगानिस्तान और उसके आसपास से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरों पर विस्तार से चर्चा करने वाला है। और इसके साथ ही कई प्रतिभागियों ने मादक पदार्थों की तस्करी, अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य द्वारा छोड़े गए विशाल हथियारों के उपयोग पर भी चिंता पहले भी जताई है। इस पर भी चर्चा होनी है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इन सब मुद्दों की परवाह किए बिना तालिबान सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान, रूस, यहाँ बातचीत में भाग लेने वाले सभी मध्य एशियाई देश तालिबान शासन को मान्यता देने के फैसले से कोसों दूर हैं इस वक्त, और तालिबान को मान्यता देना उनके एजेंडे में फिलहाल शामिल नहीं है। और सभी भाग लेने वाले देशों ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक, महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भी चिंता जताई है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बैठक में इन सभी पर विस्तार से चर्चा होगी। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में इस पर डिटेल्ड डिस्कशन इन एनएसएस के बीच में की जाएगी। जो अच्छी बात है वो ये है कि अफगानिस्तान को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिन्होंने ये एक अच्छी पहल की है, ये एक अच्छा कदम, इसे एक वेलकम मूव माना गया है। इसीलिए सब मिलकर कोई एक समान नीति पर क्या सहमत होंगे, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि एक समान नीति जब कहें 2 से 4-5 देशों के बीच में हो, तो उस समान नीति पर बातचीत करना और सभी के सभी उस पर मान जाए कि म्यूचुअल कॉन्सेंट निकलकर सामने आ जाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब बात अफगानिस्तान क्राइसिस की हो, जब लगातार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने की बात की हो, जब इस मुद्दे पर लगातार बातचीत हो रही है, वहां पर एक कहें मानवीय सहायता पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां के लोगों की जो अभी जिंदगी है उन सब में एक शांति कायम करना ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया के तमाम देश इस वक्त वहां पर मानवीय सहायता लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्थिति को आगे भी काबू में रखना, स्थिति शांति वहां पर आगे भी कायम रहे, बच्चे सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, उनके अधिकार को वहां पर संरक्षित किया जा सके, इन सब का होना वहां पर जरूरी है। और ये सिर्फ एक निश्चित समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जहां तक बात एक समान नीति की है, जब हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ देश यहां पर मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, एक समान नीति जो निकलकर सामने आनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हम उस पर आपके विचार जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन एक समान नीति भी सामने आए ये आसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान, चीन का रवैया क्योंकि आज थोड़ा अजीब है, ऐसे में हम अपने व्यूअर्स के जो विचार है वो जरूर सुनना चाहेंगे कि बात जब आज इस बैठक की है, ना इसमें चीन शामिल है ना पाकिस्तान शामिल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक है आगे कितनी सफल रह सकती है, आउटपुट इससे क्या जो है वो निकलेगा? आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में काबुल तक मैसेज क्या पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है, ये अफगान वासियों के लिए, वहां के लोगों के लिए मैसेज जो है वो वहां तक क्या पहुंचा होगा, किस तरीके का मैसेज जो है वहां पर पहुंचाने की कोशिश भारत द्वारा भी की गई है, ये आपके विचार इस पर हम जरूर सुनना चाहेंगे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में।
देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज बात आतंक के खिलाफ होने वाली उस बैठक की जिस पर चर्चा अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर होगी और पाकिस्तान का वहां से नदारद होना, चीन का वहां से नदारद होना, ऐसे में इस बैठक को कितना सफल माना जाए, अपने विचार इस पर जरूर रखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मोईद यूसुफ, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आने से तो मना कर ही दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया जो समझ के बाहर भी नजर आता है। उन्होंने कहा था कि भारत तो काम बिगाड़ू है, वो शांति दूत कैसे बन सकता है। यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत है यूसुफ जी से कि यूसुफ जरा बताएं कि भारत ने अफगानिस्तान में कौन सा काम बिगाड़ा है। इस पर आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, आपके अपने विचार उनके इस बयान को लेकर क्या हैं। भारत ने पिछले 5-6 दशकों और खासकर पिछले 20 सालों में वहां पर कुछ निर्माण कार्य किए हैं जितना किसी अन्य देश ने शायद ही किया हो, और अब भी भारत 50,000 टन गेहूं काबुल भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसे काबुल तक ले जाने के लिए सड़क का रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का फायदा हमेशा से तभी है जब अफगानिस्तान में अशांति रहे और वहां खून खराबा होता रहे। पाकिस्तान को शायद पता हो कि अगर अफगानिस्तान में शांति बहाल हो गई और वहां की सरकार एक स्टेबल सरकार के तौर पर चलने लगी तो उसकी भारत के खिलाफ अफगानिस्तान से आतंकी गतिविधियां चलाने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को शांत नहीं देख सकता। अब दरअसल ऐसा पहली बार भी नहीं है कि जब पाकिस्तान ने इस तरह की बैठक में हिस्सा ना लेने का फैसला किया हो। आप देखते हैं कि साल 2018 से 19 में भी ईरान ने इसी तरह की एक बैठक बुलाई थी और उस वक्त मेजबानी उन्होंने की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें भी शामिल होने से इनकार किया था। और आज से करीब 3 महीने पहले भी अफगानिस्तान में जब तालिबान सत्ता में आया तो पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इस देश में भारत के हितों को जबरदस्त झटका लगा है और उसके 3 अरब के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो खटाई में पड़ गए हैं। और इसके बाद अफगानिस्तान में उपजी ताजा स्थितियों पर भारत सीधे तौर पर से बड़ी प्रतिक्रिया देने और अपनी आगे की रणनीति जाहिर करने से बचता रहा है। और बीच बीच में भारत की तरफ से भी ये जरूर दर्शाया गया कि वो अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर आज चिंतनीय स्थिति में है, वो चिंतित है। ऐसे में अब भूखमरी के शिकार हो रहे अफगानों की नजर में पाकिस्तान की छवि उठेगी या गिरेगी, क्योंकि यहां ऐसा करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना नुकसान शायद खुद कर रहा है और वो लाखों अफगानों को मजबूर भी कर रहा है कि वो पाकिस्तान में आ धमके। हेलो, कॉल कट गया। चलिए फिर से मैं अपने व्यूअर सतीश चंद्र जी हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। सर आप फिर से हमें कांटेक्ट कीजिएगा। सो हम कह रहे थे कि यहाँ ऐसा करके पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना नुकसान खुद कर रहा है। वो लाखों अफगानों को शायद आज ऐसी मजबूर वाली स्थिति में ला रहा है कि वो पाकिस्तान में आ धमके। हो सकता है कि ये ऐसा दुर्लभ मौका था इस बैठक का जिसका हम जिक्र आज लगातार कर रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर भारत से पाकिस्तान एक लंबी और गहरी बात शुरू कर सकता था। कश्मीर और सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र जैसे मुद्दों पर भी बात शुरू हो सकती थी, लेकिन उसने मना किया। भयंकर आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान इस मौके को हाथ से उसने क्यों निकलने दिया, क्यों उसने इस मौके को फिसलने दिया है, इस पर आपके विचार जरूर सुनना चाहेंगे। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। कुल मिलाकर नई दिल्ली की ओर से उम्मीदें काफी हैं, नई दिल्ली की ओर से होने वाली इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। देखिए, कहा जाता है कि आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है। जिस वक्त आज हमारे 7 साधु देश एक वेल इंटेंडेड कंट्रीज जब आपस में मिल रही हैं, तो इनमें वैसे ही लोगों को आना है जिनकी की आगे की सोच जो है वो एक सिविलाइज्ड सोच है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम इनको हंसों का एक सभा कही जाए, ये जो रीजनल डायलॉग हो रहा है भारत में, अगर ये हंसों का जोड़ा है तो जी पाकिस्तान और चाइना जो है वो 2 कौवे हैं।
वो कौवे अपने आप को हंसों के जोड़े में, हंसों के इस मेले में अपने आप को मिसफिट देख रहे थे। इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहा जाए तो बोथ ऑफ देम आर स्क्वायर पेग्स, दे कुड नॉट फिट इन द राउंड होल्स। उनके जो कोने हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो करनियां हैं, वो इतनी शार्प हैं कि वो उन्हीं के लोगों का भी नुकसान कर रही हैं। वो आपस में दोनों के दोनों वो इस डायलॉग में आते तो कैसे आके बैठते, क्योंकि इस डायलॉग की जो करनी है और कथनी है और उनकी जो करनियां हैं, उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अब मैं स्पष्ट कर देता हूं, चीन देख लीजिए, 14 मुल्कों के साथ उसकी सरहद है, 14 के साथ उसका झगड़ा है, और अपने देश में उनके देखिए जो उइगर्स, जो मुस्लिम्स हैं, उनके साथ चीन का कैसा रवैया है। अब वो चीन जो है किस मुंह से आके इस सिविलाइज्ड ग्रुप में आके बैठे। पाकिस्तान वो उनका भी कसाईयों का बाप बैठा हुआ है। किसा अपने ही मुल्क किसे, पाकिस्तान इज नोन एज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन द होल वर्ल्ड। 9/11 से लेके आज तक आप देख लीजिए, जितने भी इस तरह के टेररिज्म के ग्रुप्स हुए हैं, सबका लगाव पाकिस्तान के साथ ही है। गीत जी, आज से 10 साल पहले रेगुलर बेसिस पे ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे पाकिस्तान की परमिशन से, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, और वो ड्रोन अटैक्स अमेरिका को करने पड़ते थे, वो लोकल जो ट्राइबल टेररिस्ट थे उनको खत्म करने के लिए। अब ये देखिए, पाकिस्तान कहता था भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे सिटीजन्स हैं। तो अमेरिका ने कहा कि अगर तुम्हारे सिटीजन्स हैं तो चलो तुम हमें जो है वो परमिशन दो। जी कितने साल तक, कम से कम 3 साल तक तो मैं फॉलो करता रहा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सरहद में पाकिस्तान के ही टेररिस्ट के ऊपर अटैक करते थे आके उनको खत्म करने के लिए। लेकिन जी क्योंकि वो वहां पे जमे पल्ले वहीं थे, तो खत्म होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। तो इस तरह की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो पाकिस्तान की और इस तरह की क्रिमिनल बैकग्राउंड हो चाइना की, तो ये इस मीटिंग में आ ही नहीं सकते थे। हाँ, ये आते तो दुनिया को बहुत हैरानी होती कि ये क्या मुंह लेके मीटिंग में आए हैं। इसलिए इनका ना आना जो है वो लोगों को पता था, और ना आना इस मामले में सही भी हो गया। अब कीजिए, अगले 3 छोटे छोटे पॉइंट्स पे आऊंगा। इस रीजनल डायलॉग को भारत में करने से भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया में भारत की एक्सेप्टेंस और बढ़ी है कि भारत के व्यू पॉइंट को सुनने के लिए, भारत की मेजबानी को सुनने के लिए विश्व के 7 मुल्क और जो है वो आज भारत में इकट्ठे हुए हैं। जी चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे पास आज इस मीटिंग में रशिया आया है, और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए आज ईरान है। वो कैसे? अगर उनके पास ग्वादर है पोर्ट, तो आज आपके पास चाबहार पोर्ट है। तो जी इसलिए अगर हमें डीलिंग्स में आना चाहिए पड़े 3 साल में, अब आपस में ये कमर्शियल डील्स हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कॉमर्स एक्टिविटीज हैं, तो देखिए आज आपने चैनल खोल लिया ईरान और रशिया के जरिए। और वो जो उधर बाकी के देश 4 और 5 आए हैं, उन देशों को इस वक्त एक चाहिए था, एक हाथ जो कि उनको उभार के दुनिया के स्तर पे लाके खड़ा कर सके कि ये देखिए उज्बेकिस्तान भी है, ये किर्गिस्तान भी है, भाई इनके साथ भी डीलिंग्स करो। तो गीत जी उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव वे में की है, एक ऐसे संवाद के साथ मिलके की है, भारत के साथ मिलके की है कि उनको आने में भी सम्मान मिला और भारत के साथ जुड़ने में भी सम्मान मिला। और तीसरी आखिरी बात जी, आज जिस संवाद का उद्देश्य लेके ये इकट्ठे हुए हैं, उसका उद्देश्य ही
शांति है, उसका उद्देश्य ही आगे जो प्रगति है। इसलिए इसके साथ जुड़ना उन देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा, आप देख लेना जी, मेरे शब्द को याद रखना कि ये देश वापस जाके भारत के साथ और जो है वो एग्रीमेंट्स करेंगे और हमारे साथ संधियां होंगी और डीलिंग्स हमारी जो है वो उनके साथ होंगी। जो रुकावटें चीन और पाकिस्तान BRI के ये वगैरह के थ्रू कोशिश कर रहा है कि हम भारत को रोक लेंगे, जी भारत का जो ट्रेड है दोनों हाथों से दिन दुगना रात चौगना उन देशों की तरफ से वो आगे यूरोप की तरफ जाएगा। हमें ना चीन की जरूरत है ना पाकिस्तान की जरूरत है। आखिर पे जी पाकिस्तानी ने ये जो बहाना मारा है, जो ये लफ्ज कहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर जो तोहमत लगाई है, जी मैं पाकिस्तान को याद कराना चाहता हूँ, ये वो बेशर्म मुल्क है जी, इनके जो ISI का चीफ था और जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है जी अगस्त के महीने में जिस दिन तालिबान वहां पे एंटर हुआ है, ये लोग, मैं आज फिर वही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इनके लिए, ये दोनों के दोनों हिजड़ों की तरह नाचे थे काबुल में जाके कि जैसे काबुल इन्होंने फतेह कर लिया है। क्यों? इनको ये लगा कि अब इनकी तालिबानी, अब इनकी जो क्रूरता है, जो क्रूएलिटीज है, अब इनकी और एक्सटेंड होगी। लेकिन जी जिस तरह का दुनिया ने इनको आगे से रवैया दिया, 3 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान की वो हालत हो गई, मारे शर्म के ये किसी से कहने के लिए भी डरने लग गए कि अब आप अफगानिस्तान को एड दीजिए। जबकि अफगानिस्तान को एड के लिए उस वक्त पानी, दूध, मेडिसिन, ये सब कुछ चाहिए था। वो मांगने के लिए भी चीन और पाकिस्तान का मुंह नहीं रह गया था। और अब आप देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ अफगानिस्तान देखना नहीं चाहता। अफगानिस्तान क्यों की चुप बैठ गया पाकिस्तान की प्रेजेंस के होने के बावजूद? क्योंकि हमने जी वहां पे जाके पीस ऑफिस में ओमान में हमने पीस ऑफिस में जो नेगोशिएशंस की तालिबान के साथ, वो ये थी कि हम आपके एक्टिविटीज में, हम आपके इस वक्त जो वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन आप हिंसा मत कीजिए। जी उन्होंने हिंसा बिल्कुल, जैसे तालिबानियों का एक फ्रेज बना दिया गया है, तालिबानियों ने एक सरकार की तरह से आके अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की बिना पाकिस्तान की मदद के। और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं हम अपने से ले रहे हैं, हम पाकिस्तान के वजह से नहीं ले रहे हैं। जी पाकिस्तान को परे करना ही अफगानिस्तान के लिए एक प्लस जो पॉइंट है वो साबित हुआ। और उससे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है यूनाइटेड नेशंस के और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी नजर में ये बात आ गई कि नाउ दिस तालिबान इज ए न्यू तालिबान, इट इज ए डिफरेंट तालिबान, एंड इट इज नॉट ओनली ए डिफरेंट तालिबान इन मेंटेलिटी बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी तालिबान। इसलिए जी पाकिस्तान जितना दूर हो हमारे पास ना आए उतना ही और अच्छा है। वो अपने आप को खुद से आइसोलेट कर रहे हैं। हाँ, एक गलती जरूर है, इस वक्त OIC के मुल्कों को ये देख लेना चाहिए कि जिस पाकिस्तान को पिछले हफ्ते उन्होंने $3.2 बिलियन की एड दी है, जिस भिखारी के पॉट में उन्होंने पैसे डाले हैं, वो भिखारी नथिंग बट ए टेररिस्ट कंट्री। ये OIC की, ये सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी गलती थी। पर जी वो सारे कीचड़ को एक तरफ हम करते पाकिस्तान की तरफ, तो मैं फिर आखिर के सेंटेंस में ये कहूंगा, भारत में, दिल्ली में आज जो ओरिजिनल डायलॉग हो रहा है, ये जी ये सारे देश अब से एक परिवार की तरह आगे चलेंगे, एक दूसरे के ट्रेड और कॉमर्स में हेल्प करेंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी। और परमात्मा की कृपा से अब आपने आज खुद देख लिया है, 96 मुल्कों में भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक्सेप्ट हो गई है। यानी कि जिन जिन देशों के लोग वो वाली वैक्सीन अपने देशों से लगवा के भी दुनिया में जाना चाहें, जी 96 देशों में उनका वेलकम है अब। तो भारत की वो जो वैक्सीन है उनकी वजह से भी इन देशों को, सभी देशों में जाने की अब छुट्टी हो जाएगी।
दुनिया तरस रही है कि हमारा ट्रेड खुले, आवाजाही खुले, ताकि हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सर अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड वी ऑल्सो विश द सेम कि जिस मकसद से ये बैठक बुलाई जा रही है वो मकसद, उस मकसद में सभी ये देश कामयाब हों, ये 7 देश कामयाब हों, और शायद भारत चीन का इस बैठक में शामिल ना होना ही बेहतर है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में नई दिल्ली की ओर से उम्मीद जताई गई है कि संकटग्रस्त देश यानी कि अफगानिस्तान देश की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और आतंकियों के संरक्षण के लिए ना हो। भारत एक तरीके से अभी भी इंतजार करो और देखो की रणनीति पर ही काम करता रहा है। अब 3 महीने गुजर जाने के बाद भारत अफगानिस्तान को लेकर अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। ये जो कदम है इस बैठक के रूप में सामने आया है, ये उसी संदर्भ में है। अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, ये रीजनल जो डायलॉग है 7 देशों के साथ सम्मेलन, ये इसी रणनीति का एक हिस्सा है, एक अहम कड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगुवाई में इस बैठक में काबुल को लेकर एक ठोस रणनीति की रूपरेखा तैयार होगी और माना यह जा रहा है कि इन देशों के बीच अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद की सुरक्षा जटिलताओं पर चर्चा होनी है और बातचीत मुख्यतः चुनौतियों से निपटने के लिए ही व्यवहारिक चीजों पर सहयोग करने पर सेंटर्ड रहेगी। इस वार्ता में शामिल हुए सभी देशों में से किसी ने भी अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसे मान्यता नहीं दी है और अफगानिस्तान की सिचुएशन पर उन सभी की चिंताएं जो हैं वो एक समान भी हैं। जाहिर है कि अफगानिस्तान के जो फिलहाल ये हालात हैं उन सब से मध्य पूर्व के इन पड़ोसी देशों के जो हित हैं वो बहुत ही डीपली जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड हैं और अफगानिस्तान के निर्माण में भारत की जो भूमिका है वो तो शुरू से ही अहम रही है। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित की जब बात आ जाए तो उस लिहाज से भारत के लिए अफगानिस्तान काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बीते 3 महीनों में भारत ने काबुल की स्थितियों का बड़ा ही बारीकी से आकलन भी किया होगा, एनएसए ने जरूर किया होगा और अब जाकर उसने ये तय किया कि उसे अब किस रणनीति पर आगे बढ़ना है। उस लिहाज से ये बैठक, एनएसए लेवल की ये जो बैठक है वो अहम हो जाती है। अफगानिस्तान में भारत की मजबूती शुरू से ही पाकिस्तान की आंख में खटकती रही है और वो काबुल में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने और उसे कमजोर करने के लिए लगातार कुचक्र एक रचता आया है। तालिबान को डायरेक्टली या फिर प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से मदद पहुंचाता रहा है। तो वहीं चीन की बात करें, चीन की मंशा भी अफगानिस्तान में अपना एक प्रभाव और दखल बढ़ाने की रही है। पाकिस्तान, चीन कभी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में भारत की सिचुएशन मजबूत हो और वो रणनीतिक रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से भी वहां पर एक प्रभावी रूप में नजर आए। एनएसए डोभाल के नेतृत्व में इस बैठक में हो रही इस बैठक में शामिल उनका ना होना उनके इसी रवैये को आज दर्शा जाता है, जैसे हमारे कॉलर ने भी बताया। इस बैठक की सबसे अहम बात ही यही है कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं वो आज ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान संकट का हल कहीं और से नहीं बल्कि इसी क्षेत्र से निकले। इस डायरेक्शन में भारत ने ये कदम बढ़ाया है। इस बैठक में एनएसए डोभाल अफगानिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई खास रणनीति पेश करेंगे और इसीलिए अफगानिस्तान पर यह बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात चीन का है, चीन की जहां तक बात है, यदि वो इस बैठक में भाग नहीं भी ले रहा है तो वो पाकिस्तान का पिछलगू ही कहलाएगा और महाशक्ति कहलवाने की उसकी जो छवि है वो डेफिनेटली खंडित जरूर होगी। जब उसके बड़े फौजी अफसर गलवान वैली जैसे बहुत ही सेंसिटिव इशू पर भारतीय अफसरों से बातचीत कर सकते हैं तो उसके सुरक्षा सलाहकार आखिर दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? यदि वो दिल्ली नहीं भी आना चाहते तो वो आ भी नहीं रहे हैं वैसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्चुअली इससे जुड़ भी सकते थे। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की एकजुट मदद के बिना अफगान संकट का हल होना
क्या ये असंभव है? अब सवाल यहाँ ये कि भारत की अगुवाई में शुरू हो चुके दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग क्या मील का पत्थर साबित होंगे? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में बुलाए गए इस सम्मेलन की जड़ें क्योंकि काफी इनरूटेड हैं और अफगानिस्तान के मामले में भारत का ये पहला और अंतिम प्रयास बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप, बल्कि अब ये एक सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एशिया और मध्य एशिया में भारत के हितों को साधने में इसकी बड़ी भूमिका जरूर होगी। कहीं ना कहीं इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को रोकने के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं, तेज कर दी हैं। सो फिलहाल इस डायलॉग के बहाने कहीं ना कहीं भारत ने अपनी एक अहम भूमिका एहसास जरूर करवाया है। इससे डेफिनेटली दुनिया के देशों में अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को लेकर भारत की एक जो साफ सुथरी मंशा का संकेत है वह जरूर गया है। पाकिस्तान की मंशा है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत दूर रहे, वहां निर्माण, शांति की स्थापना, अंतरिम सरकार के गठन जैसी संभावनाओं में पाकिस्तान का प्रयास भारतीय हितों के रास्ते में कहीं ना कहीं हमेशा से रोड़ा अटकाने वाला रहा है। और पड़ोसी देश चीन, उसने भी अफगानिस्तान में अपने हितों का एक रोड मैप पाकिस्तान के सहयोग से ही तैयार किया है। सो इसीलिए चीन ने भी पाकिस्तान की सलाह को मानते हुए दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होने में अपनी आनाकानी दिखाई है। एशिया में चीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे प्रभावशाली देश भारत ही है। सो ऐसे में पाकिस्तान, चीन एशिया में भारत की लगातार मजबूत होती इस स्थिति को बहुत हितकर नहीं मानता, जबकि भारत, चीन, रूस ब्रिक्स फोरम के मेंबर हैं और तीनों देशों ने RIC यानी कि रूस चीन भारत का फोरम बनाया है। इन सब में भारत, रूस, चीन के अलावा पाकिस्तान भी मेंबर है और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भी भारत ने लगातार शिरकतें की, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में पैदा हुई आज की इन सुरक्षा चिंताओं पर भारत के निमंत्रण को दोनों ही देशों ने ठुकरा दिया। फिर भी भारत ने पहल की है। रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तमाम इन सब के देशों के सलाहकार दिल्ली डायलॉग में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो सीधे तौर पर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इन सब का शामिल होना जरूरी भी था। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर माना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान, चीन की सीमाएं भी सीधे तौर पर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली तमाम आतंकी संगठनों, वहां की खुफिया एजेंसी ISI से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क समेत जो अन्य के संबंधों को लेकर भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आज जो अफगानिस्तान में फिलहाल स्थिति है, जो अटैक भी वहां पर हर दिन इक्का दुक्का दिन में देखने को मिलते हैं, उनका भी सीधे तौर पर जो संबंध होता है वो इन्हीं आतंकवादी गुटों से ही जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद को अफगानिस्तान के मामले में काफी प्रभावी भूमिका में अभी तक मानता आया है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान के तमाम गुट एक मत नहीं है और किसी एक व्यवस्था के प्रभाव में भी नहीं। सो वैसे में पाकिस्तान और चीन दोनों की नजरें इस बैठक पर टिकी रहेंगी, भले ही शामिल नहीं हुए लेकिन नजरें उनकी टिकी जरूर रहेंगी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ईरान, रूस के NSA की सम्मेलन में मौजूदगी होगी। रूस के NSA और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अफगानिस्तान शांति, स्थायित्व के एक बड़े पक्षधर और आतंकवाद और अस्थिरता के खिलाफ हैं। विदेश मंत्रालय के सोर्सेस आज मानते हैं कि डायलॉग में शामिल हुए सभी देशों के NSA अफगानिस्तान और वहां के लोगों को सिविल वॉर जैसी संभावनाओं से बचाने के पक्षधर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि एशिया में किसी भी तरह की अस्थिरता के खतरे को जो टालने की आज कोशिश है उसमें ये कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि ये सभी के सभी वहां के लोगों को सिविल वॉर जैसी संभावनाओं से बचाने के पक्षधर शुरू से ही रहे हैं और खासकर उस पर अपनी मुखर होकर बात भी करते रहे हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है। तो जब ये सवाल उठा कि जब
इतने सारे देश मिलकर एक बैठक कर रहे हैं, तो क्या एक समान पॉलिसी निकलकर सामने आएगी? एक पॉजिटिव रवैया इन तमाम देशों का एक समान निकलकर सामने आएगा? बहुत पॉसिबल होगा कि ऐसी तमाम जो संभावनाएं हैं, जो लग रहा है कि नहीं होगा, उन तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए ये सभी एक मुद्दे पर सहमत जरूर होंगे और एक म्यूचुअल कॉन्सेंट, एक आप कहें एक पॉजिटिव जो आउटपुट है वो इस बैठक से जरूर निकलकर सामने आएगा। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।